हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियो में खंड 5.2 करेंगे। विषय वस्तु चयन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। तो जब हम अपने क्लासरूम के लिए कंटेंट की हमें क्या क्या पढ़ाना है उसका सिलेक्शन करते हैं तो किन प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान रखना है। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। यद्यपि दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल, दक्षताएं क्या होती हैं? कॉम्पिटेंसीज, और सीखने के प्रतिफल मतलब जो लर्निंग आउटकम हमने जो भी पढ़ाया था उससे क्या निकला, स्पष्ट निर्देशित देते हैं कि बच्चे के लिए सीखने के अनुभवों का निर्माण करने के लिए किस विषय वस्तु का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर भी रेखांकित करना जरूरी है कि विषय वस्तु चयन के लिए अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी कॉम्पिटीज हैं, जो लर्निंग आउटकम है, वो पहले से निर्धारित कर देते हैं कि बच्चों को कौन सी विषय वस्तु हमें पढ़ानी है, बट फिर भी कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है जो यहाँ पर हमने पढ़ने हैं अभी। फाउंडेशन स्टेज की में गठित अवधारणाएं काफी हद तक संवेदी बोधात्मक पर्सपेक्टिव होती हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज होता है बच्चों का इसमें। विषय वस्तु संवेदनात्मक रूप से आकर्षक होनी चाहिए, बच्चों को जो अट्रैक्ट करे, जैसे बच्चे की इंद्रियों को सक्रिय करना, सौंदर्यात्मक महत्व होना उसमें, या उन्हें बच्चों के अनुभव के संदर्भ में व्यवहारिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए। मतलब बच्चे जो कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं अपनी एज के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, उसी तरीके से हमें बच्चों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि आप जैसे प्री क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को कंटेंट का पढ़ा रहे हैं, तो मतलब वो बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। विषय वस्तु को बच्चों के जीवन के अनुभवों से प्राप्त किया जाना चाहिए जो बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड है, और इसमें उन सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक संदर्भ को प्रतिबिंब करना चाहिए जिसमें बच्चा विकसित हो रहा है और बढ़ रहा है। देखो, हम शुरुआत से एनएस पढ़ी, हमने एनसीएफएफएस पढ़ लिया, तो शुरुआत से यही कह रहे हैं कि बच्चे की रियल लाइफ को कनेक्ट करना है, बच्चे की जो संस्कृति है, जो भौगोलिक और सामाजिक संदर्भ है बच्चे के आसपास का, उनसे ही कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना है। विषय वस्तु को परिचित से अपरिचित, मतलब नॉन टू अननोन, सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्वयं से दूसरे तक जाना चाहिए। छोटे बच्चे अपने आसपास के वातावरण में वस्तु और घटनाओं को समझ सकते हैं और उनमें रुचि रखते हैं। ऐसी चीजों से वे खुद को जोड़ सकते हैं और उनके लिए आसान होता है। धीरे धीरे विषय वस्तु अधिक जटिल हो जाती है, मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाना है। चूंकि संज्ञानात्मक विकास का लक्ष्य आसपास की दुनिया के बारे में जानना और उसके अनुकूल बनना है, इसलिए विषय वस्तु का टॉपिक्स और जो भी थीम्स आपने डिसाइड किए से संबंधित होना चाहिए बच्चे के आसपास की दुनिया से। बच्चों को प्राकृतिक और मानवीय वातावरण से परिचित कराएं, उनके आसपास की सामाजिक और भौतिक दुनिया, लोग, स्थान, जीवित निर्जीव चीजों के बारे में परिचित कराएं। विषय वस्तु को उभारते हुए कौशल यानी बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं से जोड़ा जाना चाहिए। जो भी बच्चे की खुद की कैपेबिलिटीज हैं उनसे जोड़ने का, पहले बच्चों को स्वयं के बारे में हमें पढ़ाना है, जानना है। जब बच्चा सेल्फ के बारे में सीख जाएगा तब दूसरों की बातों को समझाना है। सभी बच्चे अलग और अपनी गति से सीखते हैं। अलग अलग बच्चों में की विविध रुचि और समायोजन के लिए सामग्री विविध और समावेशी होनी चाहिए, मतलब वैरायटी होनी चाहिए आपके कंटेंट में, कि कुछ बच्चों को आप अलग तरीके से करवा रहे हैं, कुछ बच्चों को अलग तरीके से करवा रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को जो जिस तरीके से समझना इजी लगे उसे, तो वो उस तरीके से उस चीज को कवर कर ले। इसमें गतिविधि और अनुभवों के कई स्तर होने चाहिए ताकि यह हर बच्चे के लिए उसकी क्षमता और कौशलों के संदर्भ में चुनौतियां पेश कर सके। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रूढ़िवादिता को बढ़ावा न मिले, मतलब जो भी स्टीरियोटाइप है क्लासरूम में कि लड़के सिर्फ मैथ पढ़ेंगे या लड़की सिर्फ, जैसे कि लड़के सिर्फ आउटडोर गेम्स खेलेंगे और लड़कियां सिर्फ इंडोर गेम खेलेंगी, तो ये क्या है? रूढ़िवादिता, कि लड़कियों को अंदर रखा जा रहा है, लड़कों को बाहर भेजा जा रहा है। तो ये सब आपको नहीं करना है। जैसे उल्लू और सांप को अशुभ के रूप में, या काली चमड़ी वाले लोगों को डरावने के रूप में, या माँ हमेशा रसोई को संभालते, जैसी रूढ़िवादी बाध्यता को बढ़ावा नहीं देना। भाषा के लिए विषय वस्तु, भाषा के लिए टेक्स्ट में स्थानीय प्रकृति और मानवीय वातावरण संबंधित विषय वस्तु के साथ साथ कहानियों और कविताओं का एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। उसी के द्वारा तो बच्चे भाषा को सुनना, बोलना, समझना सीखेंगे। जहाँ कहानियां और कविताएं छोटे बच्चों की कल्पनाशीलता और भाषाई क्षमता को बढ़ाती हैं, वहीं वनस्पति और जीव के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर विषय वस्तु बच्चों को उनके आसपास की दुनिया को समझ हासिल करने में मदद करती है। पाठ्यपरक विषय वस्तु, टेक्सचुअल कंटेंट,
प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यपरक विषय वस्तु में चित्रों के संदर्भ में पर्याप्त दृश्य संकेत होने चाहिए ताकि उनका अर्थ समझने में शुरुआती पाठक की मदद की जा सके। फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए जो संदर्भ अपील बढ़ाने की बजाय दृश्य जटिलता को कम करने की प्राथमिकता दे। मतलब फ़ॉन्ट मतलब समझ रहे हो ना, फ़ॉन्ट प्रॉपर होना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि इतना छोटा-छोटा लिखा है और बच्चों को मतलब पढ़ने में परेशानी हो रही है। फ़ॉन्ट कम से कम 14 पॉइंट साइज़ का होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। कितने साइज़ का होना चाहिए? 14 का। उपयोग की जाने वाली शब्दावली में मानक लिखित रूप से तुलना में परिचय और अपरिचित शब्दों का एक विवेकपूर्ण मिश्रण होना चाहिए। मतलब कुछ बातें बच्चों को ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ, उन्हें पता है, और कुछ बातें जो अपरिचित नहीं सिखानी है बच्चों को, वो एक-दूसरे में इंक्लूड होनी चाहिए। विषय वस्तु के स्वरूप, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक्स। पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 में आ सकती हैं। मतलब कक्षा 1 से पहले तो हम बच्चे को वर्कशीट के द्वारा ही पढ़ाते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्ले के थ्रू। लेकिन वे ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे उनके साथ सक्रिय संवाद कर सकें, मतलब इंटरैक्टिव होनी चाहिए। बाल साहित्य, चिल्ड्रन लिटरेचर। किसी व्यापक साक्षरता कक्षा के लिए अच्छे और प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य तथा बच्चों की पहुँच ज़रूरी है, जैसे कि हमारी पंचतंत्र की बुक्स हो गई। इसमें स्थानीय संस्कृति की कहानी होंगी, गीत होंगे, साहित्य के रूप में अन्य रूप शामिल होंगे। उदाहरण के लिए बंगाली में इस लोरी को कक्षा में गाने के साथ गाने के रूप में शामिल किया जा सकता है। अब ये कोई बंगाली की हमारी लोरी है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, सो रही चाची हमारे घर आओ, कोई बिस्तर नहीं, हमारी आंखों में नींद ले आओ। तो आप ये इन्हें पढ़ सकते हैं। इस तरीके की बच्चों को हमें क्लासरूम में पढ़ानी होती हैं। वर्कशीट्स, ऐसी सरल वर्कशीट जिन्हें बच्चा खुद से चुने और स्वयं उन पर पूरा कर सके। यह साक्षरता में बच्चों के काम के अभ्यास और रचनात्मक आकलन दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामग्री, मटेरियल्स, कार्डबोर्ड, सैंड पिट में फ्लैश कार्ड, अक्षर फॉर्म, खेल, पहेली और अन्य गतिविधियों के लिए सामग्री भाषा और साक्षरता गतिविधियों को आकर्षक और रोचक बनाए रखती है। ऑडियो विजुअल सामग्री, स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरणों की सार्वत्रिकता के साथ अच्छे गुणों वाली ऑडियो सामग्री कक्षा 1 और 2 के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। कविता, कहानी, अन्य कथाएं बच्चों के लिए मौखिक भाषा इनपुट का एक अच्छा स्रोत हो सकती है। रोल करें, पढ़ें और लिखें। मैं कक्षा 1 में पढ़ाती हूँ, यहाँ टीचर बता रही हैं, रोल, रीड एंड राइट। आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मतलब आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गणित के लिए विषय वस्तु किस तरीके से आप चुनेंगे? भाषा के समान गणित की विषय वस्तु स्थानीय वातावरण के साथ जुड़ाव दर्शा सकती है। अब देखो ये बात नॉर्मल सी, अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि अब गणित पढ़ा रहे हो, भाषा पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो उन सबको आपको बच्चे के स्थानीय संदर्भ से जोड़ना है। आकृतियों को समझना या गिनने जैसी गणितीय गतिविधियों को प्रकृति और मानवीय वातावरण के साथ जोड़ा जा सकता है। वही सेम बात पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तकें कक्षा 1 और 2 में गणित के लिए अवधारणात्मक विषय वस्तु को एक ऐसी कहानी में पिरोने की आवश्यकता है जो बच्चों को आकर्षक और दिलचस्प हो। उदाहरण के लिए बड़े और छोटे की अवधारणा के नीचे दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कैन यू हेल्प मी फाइंड फूड? यू स्मॉल फेलो गो अवे, आई विल नॉट हेल्प यू। मतलब ये इसको बता रहा है कि तुम बहुत छोटे हो, और मतलब इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल और बिग के कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाया गया है। आप देख सकते हैं, इसे जूम करके पढ़ लेना, स्मॉलर और बिगर के कॉन्सेप्ट को। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, ही इज वेरी प्राउड। इस तरीके से फिर ये यहाँ पे मतलब फंस जाता है कुछ, आप देख लेना। पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाओं की विषय वस्तु के साथ कक्षा में उपयुक्त जोड़ तोड़ मैन्युपुलेटिव भी किया जा सकता है। गिनना, आकृतियां और क्रम में लगाना, इन्हें ठोस रूप से जोड़ तोड़ के साथ साथ कलम और कागज के माध्यम से भी सिखाने की जरूरत है। तो मतलब आप क्लासरूम में जो भी आपने डिसाइड किया है, पुस्तकें, कार्य पुस्तकें पहले से डिसाइडेड हैं, तो उनको भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, मैन्युपुलेट। ये नहीं कि बिल्कुल रिजिड रहना है, जैसा मिला है वैसे ही करवाना, नहीं। ये एक हतीरा हित्तू, ये एक मैथ्स का गेम है जिसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। 20 तक की कहानियों को जोड़ने का अभ्यास करने के लिए खेल हतीरा हित्तू
के साथ आए, जिसका अर्थ है 10 के करीब। इसके लिए हमें चाहिए 1 से 10 तक लिखे हुए कार्ड को एक डेक के मतलब एक गेम बताया गया आपको एक्टिविटी। वर्कशीट का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को गणितीय कौशल का पर्याप्त अभ्यास कराना और उनके सीखने के बेहतर बनाना। यह अभ्यास सार्थक संदर्भ होना चाहिए और इसमें खास तरह के गणितीय कार्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्कशीट में स्पष्ट निर्देश प्राप्त भी होने चाहिए। ये दिया गया एक वर्कशीट है खुल जा सिम सिम। इसमें मैथ्स का एक पजल मतलब दिखाया गया है, आपको देख लेना। कला के लिए विषय वस्तु। कला सीखने के अनुभवों को विशिष्ट सीखने के प्रतिफलों पर केंद्रित गतिविधियों के रूप में नियोजित किया जाना चाहिए। विषय वस्तु स्कूल के स्थानीय संदर्भ से ली जानी चाहिए। देखो वही सेम बातें हैं, मतलब हम एक-एक चीज़, एक-एक पेज इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी नई चीज़ आए ना तो वो हमारी मिस ना हो, इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ के चल रहे हैं। वरना मैं तो बोल दूँ आपको कि 5th चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है और उसे एक नहीं करेंगे, बट नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। हम एक-एक चीज़ें देखेंगे, अगर रिवाइज़ हो जाएगा और तो क्या होएगा, थोड़ा ही तो टाइम लगेगा, बट इतना तो हमारे मन में कॉन्फिडेंट होगा कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, अपने पेस पर सब कुछ किया है। ये आप देख सकते हैं कला के बच्चों की एक्टिविटीज़ क्लासरूम की। तो हमारा 5.2 हो गई है फिनिश। होप आपको समझ आया होगा। छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ऐसे ही हम 5.3 करेंगे और 5.5 तक, आई थिंक 6 तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहिए ज़ोरों शोरों से, एग्ज़ाम आपका आने वाला है।